नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। और आज से हम लोग दृष्टि आईएएस का जो बिहार के लिए बिहार समग्र अवलोकन आता है, तृतीय संस्करण इसका लेटेस्ट वाला है, इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिहार के इतिहास, ज्योग्राफी, हर चीज़ की पढ़ाई करेंगे हम लोग, अंत तक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आज शुरू कर रहा हूँ मैं बिहार के आधुनिक इतिहास से। मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार का है ये थोड़ा सा अलग है। एंशियंट हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो बिहार का और देश का लगभग में एक ही है। मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री अलग है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको शुरू कर रहे हैं आज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोपीय व्यापारिक आगमन से माना जाता है। चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में आगमन के क्रम में बिहार का भी व्यापारिक वाणिज्य का मुख्य केंद्र बनाया था। जो पुर्तगाली आए थे, कब आया था वास्को डी गामा भारत? 1498 ईस्वी के आसपास वास्को डी गामा पुर्तगाली आया भारत। कालीकट तट पे, जो अभी दक्षिण भारत में केरल के तट पे है, वहीं पर आया था वो पहली बार। उसके बाद धीरे धीरे डच और यूरोपी गंगा के माध्यम से पश्चिम बंगाल से, जो अभी बंगाल है, वहाँ से वो जो हुगली नदी है, हुगली नदी से गंगा के माध्यम से जलमार्ग से पटना तक पहुँचते थे और वहाँ से व्यापारिक मार्ग हमारा चलता था। ओके, अंतोगतो अंग्रेज व्यापारी बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालन हेतु सर्वे सर्वा बने। कालांतर में औपनिवेशिक शासन के प्रति बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ। स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी। आगे चलकर बिहार का स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ। कब हुआ है? 1912 ईस्वी के आसपास बिहार स्वतंत्र राज्य बना है। और 1936 ईस्वी में 35 के एक्ट द्वारा उड़ीसा को भी बिहार से अलग किया गया है और 12 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया है। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं, उनका काफ़ी योगदान आता है बिहार को बंगाल से अलग करने के मामले में। बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। और बिहार को बंगाल से अलग क्यों किया गया था, अगर आपको ये पूछे तो पहले क्या होता था, चूँकि बंगाल में इंग्लैंड जो अंग्रेज़ थे उनका वास अधिक था, वहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का प्रचलन बढ़ गया था, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था वगैरह सब अच्छी हो गई थी। तो जितने बिहार की नौकरी होते तो उसमें भी बंगाल के लोगों को ही सारी नौकरियाँ मिल जाती थी। बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिल पाती थी। इस कारण से एक आंदोलन हुआ था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए और यहाँ की नौकरियों में बिहारी लोगों को अधिक तवज्जो दी जाए। समझ रहे हो ना? बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए। इस क्वेश्चन को ही याद रखना, यही क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे पहले कौन से व्यापारी आए। तो बंगाल के हुगली के स्थापित व्यापारी केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र भी होते थे आयातित वस्त्रों में। और ये जो आए पुर्तगाली सबसे पहले आए। चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह सब का पहले आयात निर्यात होता था। और बिहार का सोरा बहुत फेमस था। ये भी बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि सोरा का सबसे अच्छा केंद्र भारत में कौन सा था, तो बिहार ही था। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसका, इसी वीडियो में, मतलब इसी सीरीज़ में। एक ही वीडियो में तो पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, 2-3 वीडियो बना के मैं करूँगा। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। इसको याद रखना। डचों ने सर्वप्रथम 1632 से वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ पर? पटना यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज है उसी उत्तरी इमारत में। डचों का अधिकांश रुझान सोरे के व्यापार की तरफ था। सोरे के व्यापार, इसके अलावा चीनी, अफीम, सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी काफ़ी अभिरुचि थी। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस बैंगडेन बारूक ने, इनका नाम याद रखना, क्या है नाम इनका? नाथियस वैगडेन बारूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 में एक फरमान प्राप्त किया था। 1662 ईस्वी 1662 में फरमान प्राप्त किया था। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। अब कौन आए? देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अब फ्रांसीसी आएंगे। ओके, फिर डेनिस आएंगे, फिर देखते जाते हैं आगे कौन आता है। बिहार फ्रांसीसी कंपनियों का अस्तित्व पटना में 1734 में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य बिहार से सोरा प्राप्त करके अपने व्यापार का उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख एम जियोल बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 ईस्वी को बिहार के भागलपुर और 3 जून 1757 को पटना पहुंचा था। डेट भी इसमें दिया हुआ है। बिहार में डेनिस व्यापारियों का आगमन। अब डेनिस आ गए। सर्वप्रथम बिहार में पटना में डेनिस व्यापारियों का स्थापना
फैक्ट्रियों का स्थापना 1774 ईस्वी के आसपास हुआ है और ये मुख्यतः सोरे के व्यापार करते थे। सोरा, अफीम और जो ये दो मेन चीज़ हैं जो बिहार से निर्यात किए जाते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी से मतभेद होने के पश्चात इनके व्यापारिक फैक्ट्रियाँ और स्थल जब्त हो गए थे। बाद में तो अंग्रेज आएंगे तो सबको मिटा देंगे, फिर वही बच जाएंगे। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पहली बार भारत पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 में जॉब चार्नॉक को नियुक्त किया गया था। 1664 में ही आ गए थे ये, जो 1680 से 81 तक इस पद पर रहा था जॉब चार्नॉक। 1691 में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थाई माल गोदाम स्थापित हो गया। कब? 1691 में, 1691 में। प्लासी की लड़ाई जो हुई 23 जून 1757 किसके किसके बीच हुई थी आपको बता देना मुझे। और बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। जब बंगाल पर पूरी अंग्रेजों का कब्जा हो गया प्लासी और बक्सर के बाद, तो बिहार तो बंगाल का ही उस समय भाग था, तो उस पर भी कब्जा अंग्रेजों का पूर्ण रूप से ही हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से होती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो जो कर्ल क्लाइव के बीच में हुआ था और मुगल सम्राट और फिर जो उस समय का शासक था बंगाल को, उनके बीच में हुआ था। तो उसके बाद बिहार को पूर्ण रूपेण अंग्रेजी नियंत्रण में आ गई थी। 2 पैसे वसूलने वाले अमीन नियुक्त किए गए थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। ओके, ये सब आगे आएगा, मैं सब बताऊंगा आपको। इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कर रहे थे, जो हार गए थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और विजित पक्ष का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध बिहार में प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। अब देखो ये स्थापित हो गए, अब जैसे ही स्थापित हो गए यहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाएगा। विद्रोह तक होंगे, हिंसक विद्रोह भी होंगे। एक तरफ जहाँ आम जनों के प्रति मुगलों और मराठों तथा स्थानीय जमींदारों की नीतियाँ शोषणपरक और दमनात्मक रूप लिए हुए थी, दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी स्वलाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, किसानों और श्रमिकों के प्रति कठोरतापूर्वक नियम कानून लागू करने पर डटा रहा। अतः इन सभी वर्गों ने, कौन कौन से वर्ग? श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, जनजाति वर्ग, सामान्य मानविकी, सामान्य लोग जो होते हैं, उन सभी के अंदर धीरे धीरे रोष पैदा हो गया था और विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। जो भारत में ब्रिटिशर्स आए उनके खिलाफ सबसे पहला विद्रोह हम कौन सा पढ़ते हैं? 1770 के आसपास सन्यासी विद्रोह पढ़ते हैं। कौन सा विद्रोह पढ़ते हैं? सन्यासी विद्रोह, जिसका जिक्र किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ नामक बुक में, जिससे वंदे मातरम गाना भी लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया है और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस सन्यासी विद्रोह के अलावा जो भारत में शुरुआत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए, उसमें सबसे ज़्यादा जनजातीय लोगों ने ही विरोध किया। इनके धार्मिक मामलों के कारण इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया, इनके आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप दिया गया, जो पारंपरिक रूप से इनके वन थे, खेत थे, वो छीन लिए गए, है ना। इनके सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया गया था। 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुल इलाका वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश सरकार और इनके द्वारा नियुक्त एजेंट, व्यापारी, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिलते हैं। इस विद्रोह में मूल में जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जिसके चलते इस विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनोपज का काफ़ी महत्व है, अतः उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार भी होता है ये। इस तरह ब्रिटिश सरकार जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, तो यह आदिवासी पारंपरिक अधिकार पर कुठाराघात था। जो वन उनका हजारों लाखों साल से उनके पास था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि अब ये हमारा है, इस पर हम अधिकार करेंगे। समझ रहे हो ना। तो अगर कोई हजारों साल से किसी चीज़ का उपयोग कर रहा है, अपना मान रहा है, उसको कोई अचानक से छीनेगा, तो विद्रोह का एक प्रमुख कारण होता है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना अगर आपको करना हो तो। विद्रोह के कारण कई बार पूछता है ना, मेंस में भी पूछ सकता है, आपको प्री में भी पूछ सकता है। भू राजस्व की नवीन पद्धति से महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला और ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए। अगर किसी को मॉडर्न हिस्ट्री का या मध्यकाल का या एंशिएंट का हिस्ट्री का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए, तो आप चैनल पर जाके कर सकते हैं, ढेरों मिल जाएगा। पूरे बैंक क्वेश्चन बैंक अपलोडेड हैं। आबकारी करों की बढ़ोतरी ने भी इनके असंतोष को बढ़ाया। आदिवासियों द्वारा निर्मित की जाने वाले शराब पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, जिससे इनका उत्पादन प्रभावित हुआ। देखो, उत्पाद शुल्क लगाने से क्या होगा, ये चीज़ महंगी हो जाएंगी।
है ना। तो इससे क्या होगा, महंगी होंगी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो खरीद कम होगी तो नफ़ा कम होगा, और नफ़ा अगर कम होगा तो उत्पादन अपने आप गिर जाता है। इकोनॉमिक्स ऐसे ही तो चलता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है इकोनॉमिक्स। तो जब उस पर शुल्क लगा दिया गया, कर वसूले जाने लग गए, तो इसका उत्पादन अपने आप गिर जाता है, बचत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नमक और अफीम पर कर की वसूली और अफीम के जबरन खेती करवाए जाने से इसका असंतोष और भड़क गया। आदिवासी अपनी सांस्कृतिक जीवन में किए जा रहे हस्तक्षेप से भी आहत थे। ईसाई मिशनरी वाला मैंने पहले ही बता दिया, ईसाई मिशनरी में उनका परिवर्तन किया जा रहा था। ईसाई धर्म में प्रलोभन के बदौलत किया जा, आज भी भारत के कई भागों में जो आदिवासी वर्ग होते हैं या निम्न समाज के जो पिछड़े दलित वर्ग होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा धर्मांतरण का मामला आज भी देखते हैं हम, है ना। प्रलोभन दे देकर धर्मांतरण किया जाता है। तो जब उस समय पहली बार किया गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विद्रोह झेलना पड़ा था अंग्रेज़ी सरकार को। अगला है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त करते हुए राजस्व और सामरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के क्रम में इन आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियाँ स्थापित की गई। साथ ही इन इलाकों को कंपनी निर्मित कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया, जबकि आदिवासी इस शोषणपरक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। उनका जो पारंपरिक ढांचा था उसको ख़त्म करके उनको बोला गया कि पुलिस थाना, सैनिक छावनी, इन सब की बात उस इलाकों में कर दी गई जहां पर आदिवासी स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया, और जिसका कारण क्या हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए। अब कुछ जनजातीय विद्रोह में पढ़ देता हूँ, इनको आप लोग याद कर लेना। तमार विद्रोह, इस विद्रोह का संबंध उरांव जनजाति से है, इसको याद रखना। छोटा नागपुर में राजा और जमींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था के बीच उत्पन्न असंतोष से तमार विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर का क्षेत्र याद रखना, उरांव जनजाति को भी याद रखना। उरांव जनजाति पूछेगा आपसे, और छोटा नागपुर का क्षेत्र भी पूछ सकता है। तमार विद्रोह, इस विद्रोह का काल कब से कब तक है, 1789 से 1794 तक। अगला है हो विद्रोह, ये भी छोटा नागपुर में ही हुआ है। ये सब इलाके अभी झारखंड और बिहार की सीमा के इलाके के पास है। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था। और 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन होगा, आप सबके इमेजिनेशन से परे जाके कठिन एग्जामिनेशन होने वाला है वो, तो इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। काफ़ी ज़्यादा कठिन एग्जाम होगा वो, जो 67वीं बीपीएससी में आपको देखने को मिला है। पिछला मैंने एनालिसिस से एक वीडियो बनाया, उसको जाके ज़रूर देखना, पता चलेगा। इस विद्रोह का समय 1821 से 22 ईस्वी तक रहा था। हो विद्रोह का समय। कोल विद्रोह है, विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत सिंगराय एवं सुंगरा मुंडा थे। कोल विद्रोह का बात हो रहा है यहाँ पर। बुद्धो भगत सिंगराय एवं सुंगरा मुंडा रहे थे कोल विद्रोह का। भूमिज विद्रोह, ये विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। देखो, जनजातीय लोग और जमींदार दोनों शामिल थे इसमें, जनजातीय जमींदार। इस विद्रोह की शुरुआत 1832 ईस्वी में हुई। इसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण था। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा विद्रोह का दिया है। संथाल विद्रोह का दिया है अगला। इस विद्रोह का क्षेत्र बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, बांकुरा था। ये जो इलाका है, जैसे मान लो ये बिहार है मान लो, तो इसका कौन सा इलाका था, इसका ये वाला इलाका था इस विद्रोह का केंद्र, संथाल विद्रोह। और संथाल बहुत ही खतरनाक युद्धक जनजाति थे ये लोग, और काफ़ी अच्छा इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। अंग्रेज़ों को कई बार धूल भी चटाया इन्होंने लड़ाई में, है ना। विद्रोह का प्रमुख कारण कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों को कृषि एवं वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखल कर दिया जाना शामिल था। जनजातियों के ज़मीन थे उस पर से जमींदार लोगों ने उनको बेदखल कर दिया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद थे। चारों भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। इनके नाम इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया था, 67वीं बीपीएससी में, जो कैंसिल हो गया पेपर। इसकी शुरुआत 1855-56 में हुई थी, और इस समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर और राजमहल के क्षेत्रों में कर दी थी। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बार बार रिवीजन करने में सफलता अच्छा मिलेगा। अगला है कि इस विद्रोह का फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 में किया गया। 30 नवंबर 1856 को इस विद्रोह का परिणाम में स्वरूप क्या सब हुआ वो भी पूछता है कितनी ही बार, है ना। तो पहली बात तो क्या हुआ, समानांतर सरकार की घोषणा हो गई वहाँ पर राजमहल के क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में। और क्या हुआ कि संथाल परगना नामक एक नया जिला का भी गठन किया गया। इस जिले का प्रथम जिलाधीश एंथनी एंडेन को बनाया गया था। एसली क्या नाम है, पहला न्यायाधीश किसको बनाया गया था, जिलाधीश एसली एडेन को संथाल परगने का पहला जिलाधीश बनाया गया था। ओके, खेरवार विद्रोह,
1870 में खेरवार आंदोलन आरंभ किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। खेरवार का विद्रोह 1870 में शुरू हुआ, भागीरथ माझी ने किया। इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। खेरवार आंदोलन को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेरवार को सफाहार कहा जाता है। इसको आप लोग लिख के रख लेना, याद कर लेना। इस विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना ही था। तो संथाल परगना में कौन कौन से हुए? 2 विद्रोह हुए, एक तो संथाल विद्रोह हुआ और एक खेरवार विद्रोह हुआ। जो संथाल परगना ने एक नया जिला बनाया गया, उसी में कौन सा विद्रोह हुआ? तो खेरवार विद्रोह हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ माझी। इसको याद कर लेना। विद्रोह से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मुंडा विद्रोह, इससे तो लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछा तो बीपीएससी में। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के मुख्य जनजाति, ये मुंडा जो है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो है झारखंड का, वहाँ के मुख्य जनजाति हैं ये लोग। शोषण उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हो गया था। बिरसा मुंडा का नाम आता है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिनको कहा जाता है ना। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। और ये उलगुलान जो है, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2019 में सीधा सीधा पूछा है कि उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है। ओके। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया 1900 ईस्वी में और रांची के जेल में कैद कर दिया गया। जेल में ही हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है। जमीन संबंधी अधिकार एवं बेकारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 को पारित किया गया था। तो जब मुंडा विद्रोह का आपको परिणाम पूछेगा तो क्या हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 को पारित किया गया था। ओके। जमीन संबंधी अधिकार के लिए और बेकारी से मुक्ति के लिए। बेकारी क्या होता था? बिना पैसे के काम करवाना। ताना भगत आंदोलन है। जतरा भगत के नेतृत्व में 1913 में हम पहुंच गए हैं। 13-14 में यह आंदोलन उड़ाव, मुंडा और संथाल जनजातियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। इनकी प्रमुख मांगें थी लगान न देने का आह्वान, और क्योंकि भूमि ईश्वर की है, ये मानते थे कि भूमि जब ईश्वर की है, हम उस पर जो उपजाते हैं तो वो उस पर हम लगान क्यों दें। मनुष्यों में समता तथा स्वशासन का अधिकार ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और नेता कौन थे इसके? तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा, जतरा भगत। नोनिया विद्रोह। नोनिया एक जाति होती विशेष रूप से जो नमक बनाने का काम करती है। अभी राजस्थान, अगर आप गुजरात के कच्छ के इलाके का वीडियो देखोगे तो उसमें नमक बनाने का काम जो नोनिया लोग ही करते हैं। बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर 1700 से 1800 ईस्वी के बीच यह विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। सोरा उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। अन्य विद्रोह में है वहाबी आंदोलन। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की मांग और सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था। वहाबी आंदोलन किनका नाम आता है? सैयद अहमद बरेलवी का नाम आता है। सैयद अहमद खान अलग हैं, अलीगढ़ आंदोलन वाले। सैयद अहमद बरेलवी अलग हैं। बहुत पहले की बात हो रही है, ये 1825 से 1830 के ईस्वी की बात हो रही है। भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे, जबकि बिहार के पटना में विलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और पटना प्रमुख केंद्र था वहाबी आंदोलन का। कितनी ही बार पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना ही था। थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं इसको करता हूँ ऊपर। तो वहाबी आंदोलन जो है ये बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, इसलिए पूछा है इसको कि प्रमुख केंद्र जो था वो पटना ही था। इसका मकसद क्या था मैं बताता हूँ आपको। पश्चिमी जो देश के अंग्रेज वगैरह सब आए या हमारे देश में, तो हर धर्म में कुछ न कुछ परिवर्तन आया। ओके। तो जब इस्लाम में परिवर्तन आया ना, तो रूढ़िवादी इस्लामी तत्व थे वहाबी आंदोलन में, और कुछ भी नहीं थे। पहले इनका आंदोलन रंजीत सिंह जी के खिलाफ था। जो रंजीत सिंह जी पंजाब के इलाकों में शासन कर रहे थे, लेकिन जब पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। इनका मूल उद्देश्य था कि भारत में इस्लामी शासन को फिर से स्थापित करना। ओके। इनका मूल यही था कि इस्लामी शासन जो है इसको फिर से भारत में स्थापित किया जाए, और इस्लाम में जो परिवर्तन आ गया है अंग्रेज़ों के कारण या भारत में रहने के कारण, उसको भी फिर से उसके पुराने मूल रूप में लाया जाए वापस, है ना। तो यही था वहाबी आंदोलन का मूल उद्देश्य। इसको आप लोग जरूर याद रखना। और ये इसका केंद्र कहाँ था? पटना था केंद्र। पहले पंजाब के इलाकों से शुरू हुआ, रंजीत सिंह जी के खिलाफ था, और फिर जब पंजाब पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो गया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया डलहौजी के समय में, तो उसके बाद ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। वहाबी आंदोलन का इसलिए योगदान माना जाता है कि 1857 के विद्रोह को चरम स्थिति तक पहुँचाने में वहाबी आंदोलन के समर्थकों का भी योगदान काफ़ी रहा था। पटना को इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के दशक में बनाया गया। इसका नेतृत्व विलायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन और इनायत अली इत्यादि ने संभाला था। लोटा विद्रोह
मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर दिया था। 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, 1857 से ठीक 1 साल पहले। चेरो विद्रोह 1770 के आसपास अंग्रेजों के पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की गई, परंतु छत्रपति राज ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेज तथा चेर शासकों के बीच युद्ध हुआ और इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 1770 के आसपास पलामू के 1783 में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बने। इनके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। 1800 ईस्वी में चेरों के विरुद्ध खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया गया था। इसकी शुरुआत 1800 में हुई थी। अगला है सरदारी आंदोलन, और 1859 में हुई थी, 1881 तक चली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि पर से जमींदार को बाहर निकालना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना। देखो जो हाईलाइटेड विद्रोह होते हैं, जैसे संथाल होता है, मुंडा है ना, या वहाबी है, ये सब लोग पढ़ के जाते हैं, आप भी पढ़ के जाना। लेकिन इन जो छोटे छोटे विद्रोह हैं, अगर उसको क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो इन्हीं सब से क्वेश्चंस बनाएगा। तो इसको छोड़ के मत जाना, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। कई बार जो हम चीज़ें छोड़ के जाते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाता है। संथाल विद्रोह है, इसको हमने ऊपर देख लिया है किस इलाके में हुआ था। तो सर्वाधिक जो ये था जनजातीय संघर्ष में, संथालों का जो संघर्ष है वो सबसे सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल के बीच दमन एक कोह का इलाका है, वहीं पर हुआ था। इस विद्रोह का मूल कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदार, साहूकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा था। जो जमींदार, साहूकार थे, अंग्रेजों से मिलकर अपने फायदे के लिए आदिवासियों की ज़मीन, जर जोड़ू ज़मीन में हस्तक्षेप कर रहे थे। संथाल इस विद्रोह के माध्यम से गैर आदिवासियों को अपने क्षेत्र से भगाना चाह रहे थे। सीधा सा उनका एक ही चीज़ था कि हमारे क्षेत्र से तुम बाहर चले जाओ। बस इसमें यही है, पशुओं के लिए चारा तक उनको नहीं मिल पाता था। मैं आगे आता हूँ। अंग्रेजों के आगमन से इनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भूस्वामित्व की नई पद्धति लाई गई, जिसे जमींदारी प्रथा कहते हैं। जमींदारी प्रथा किसके द्वारा लाई गई थी 1793 ईस्वी में? तो कर्नवालिस का नाम आता है, लॉर्ड कर्नवालिस का। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, मालवारी व्यवस्था किसी को पढ़ना है, इस चैनल पर हिस्ट्री लेक्चर नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें तीनों व्यवस्था आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर जरूर पढ़ना। तो कर्नवालिस द्वारा जब लाया गया तो इसमें ज़मींदारी व्यवस्था में क्या था कि किसान से जो ज़मीन थे वो छीन लिया गया। ज़मींदार कौन बन गया? किसान मालिक कौन बन गया ज़मीन का? तो ज़मींदार। इसीलिए इसको ज़मींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ज़मींदार अंग्रेज़ को कर देंगे निश्चित रूप से। मान लो किसी ज़मीन पर 100 रुपये का अंग्रेज़ों ने कर बांध दिया, तो 100 रुपये ज़मींदार को वसूल को देना ही है। कुछ भी करके आपको 100 रुपये वसूल के, चाहे किसानों को मार के ही क्यों न वसूलना पड़े। तो यही था ज़मींदारी व्यवस्था, जिसमें उनको संपत्ति से वंचित कर दिया गया। इस पद्धति के अंतर्गत सामूहिक रूप से लगान अदा करने के बजाय अब प्रत्येक संथाली को व्यक्तिगत रूप से लगान अदा करना पड़ता था। हर आदमी को अलग अलग लगान देना पड़ता था। जैसे रैयतवारी में क्या था कि पूरा गाँव एक ही साथ लगान देगा, है ना। लेकिन इस ज़मींदारी में क्या था कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से लगान देना है। नए वन कानून के कारण भी वन के चीज़ों के इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लग गया। अब आदिवासियों से उनका वन छीन लो तो उनकी ज़िंदगी ही छीन जाती है। तो इस कारण ये भी एक बड़ा कारण था। करों की वसूली की गई। जब वो कर नहीं दे रहे थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, तो उनसे कर वसूली हो गई। धीरे धीरे इन बाहरी लोग, जिन्हें संथाली दीकू कहते थे, दीकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। बाहरी का मतलब अंग्रेज ही सिर्फ नहीं होता, जनजातीय इलाकों से बाहर का कोई भी इंसान जनजातीय इलाकों में दीकू कहलाता था। उन सबको हिंसक दृष्टि से देखते थे कि ये हमारा नुकसान करने आए हैं। समझ रहे हो ना। तो दीकू लोग का उनके क्षेत्र में जब जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी तो उनकी संपन्नता, उनकी संपत्ति, उनके जो अधिकार थे, उनके जो संसाधन थे, उन पर दबाव बढ़ा। इससे क्या होगा? इससे विद्रोह होगा। ये सब विद्रोह के कारण दिए हुए हैं। इस तरह आर्थिक उपार्जन के सारे रास्ते बंद हो गए। वन छीन लिया उनका, उनकी खेती छीन ली, उनका धर्म छीन लिया, हर चीज़ उनकी छीन ली इन्होंने। अपनी ज़मीन को बचाने लगान अदायगी के लिए संथालों ने साहूकार और महाजनों से ऊंची दर पर उधार लेना आरंभ कर दिया। इस तरह साहूकार के ऋण जाल में फंसते चले गए। पहले उनकी ज़मीन छीन ली, फिर वो ऋण लेने आए तो उनको ऋण दे दी, फिर उस पर ऋण पर ब्याज लगा के वसूली की। ये एक कुचक्र शुरू हो गया गरीबी का। संथालों की आर्थिक दुर्बलता के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी। जब वो ऋण ले रहे हैं तो ऋण नहीं चुका पाएंगे तो उनका भूमि रख लेंगे। बेगारी के दौरान भी उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व संथाल धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की स्थिति में थे। अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी बीच ही पुरोहित का चुनाव करते थे, जो उनके पूर्वजों एवं भगवान से उनका संबंध स्थापित करते थे। किंतु ईसाई मिशनरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ईसाई मिशनरी जब आया तो उन पर अनेक तरह के प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए वगैरह वगैरह। इसके साथ ही सामाजिक व राजनीतिक ढांचे में अंग्रेजों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप
सामाजिक राजनीतिक ढांचे में ने इनके आक्रोश को और बढ़ाया। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था जिसको परहा पंचायत के द्वारा, कौन सा पंचायत? परहा पंचायत। अभी तक ये बीपीएससी की नज़र नहीं गई है इस पर, इसलिए इसको याद रखना सब लोग। परहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। संथालों के इलाके में कैसी राजनीतिक पद्धति थी? तो परहा नामक पंचायत होता था जिसके माध्यम से वहाँ पर लोग अपने पर शासन करते थे। 1854 के आते आते आदिवासियों में असंतोष तीव्र हो गई, बिल्कुल अगले स्थान पर पहुंच गई। इसी क्रम में भागलपुर से वर्धमान तक रेल निर्माण हेतु बने परियोजनाओं में संथालों को बेकार करने पर मजबूर कर दिया और कठोर यातनाएं दी गई। इस घटना के विरोध में 1855 में भगवानडीह में 400 गांव के करीब 600 संथाल प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और विद्रोह का निर्णय भी लिया गया था। इस बैठक में अपने शोषण से मुक्ति के लिए गैर आदिवासियों को भगाने का उन्होंने निर्णय लिया और यही है। इसके बाद सिद्धू कानू ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। उनके कृषि कर के लिए नया मापदंड ब्याज की संशोधित दर की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा अपने आप को वहाँ का सूमा यानी कि गवर्नर सिद्धू कानू ने घोषित कर दिया। कहाँ का? संथाल परगना का गवर्नर किसने घोषित कर दिया खुद को? सिद्धू और कानू ने। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा ले। ठाकुर जी यानी कि अर्थात भगवान को कई जगह ठाकुर जी भी कहा जाता है या कृष्ण को ठाकुर जी कहा जाता है ना। ठाकुरबाड़ी का मतलब बंगाल में मंदिर भी होता है। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि अपने आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो और हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। आदिवासी समाज इस विद्रोह हेतु तैयार करने के लिए उन्होंने जुलूस, ढोल, नगारे ये सब किए। 60,000 संथाल इकट्ठे हो गए, समझ रहे हो ना। तीर धनुष इन सब चीज़ों से उन्होंने कितनी बार जनरल बारो जो था, मेजर बारो, इसको तो उन्होंने हरा दिया था। अंग्रेज़ मेजर था बारो, इसको उन्होंने हरा दिया था। इसका भी नाम पूछा जाता है। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए सेना का सहारा लेकर इसे दबाने का प्रयास किया गया। कैप्टन एलेक्जेंडर लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी गई। इसको लिख के रख लेना। उपद्रव के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। साथ ही विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई। अंततः ब्रिटिश सत्ता के घोर अत्याचार और निरंकुशतापूर्वक कार्रवाई से 1856 के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया गया। भीषण लड़ाई हुई थी इसके लिए, बहुत भीषण। पढ़ना कभी संथालों का लड़ाई का या यूट्यूब पर देखना वीडियो, कई सारे इतिहासकारों ने बनाए हुए हैं। इस तरह संथाल विद्रोह एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसकी प्रशंसा इस बात के लिए की जाती है कि इतने कम समय में 60,000 से ज़्यादा लोग अपने अधिकार के लिए एक जगह हथियार लेकर इकट्ठा हो गए, समझ रहे हो ना। और इन्होंने इस कार्य को बखूबी अंजाम भी दिया, यानी कि अद्वितीय नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। बहुत अच्छे योद्धा होते हैं संथाल। इस विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारकों के जिम्मेदार बताया जाता है। जैसे संथाल के विद्रोहों के हथियार जो थे परंपरागत थे। अब तुम मुझे बताओ, बंदूक के सामने तीर धनुष कितनी देर टिकेगा, तलवार कितनी देर टिकेगा, है ना। वस्तुतः यह जाति एवं धर्म के नाम पर संगठित एक जनजातीय विद्रोह था जिसमें वर्ग भावना का अभाव था। साथ ही सीमित दायरा में फैले इस विद्रोह का स्वरूप भी स्थानीय था। आपको तो ये सब चीज़ें इसकी आलोचना की गई। आलोचना हर चीज़ में की जाती है कि भाई क्यों असफल रहा, है ना। विभिन्न इतिहासकारों ने संथाल विद्रोह के बारे में भिन्न भिन्न बातों कही है। मुले नामक इतिहासकार ने इसे मुठभेड़ की संज्ञा दी है। किसने बोला है? मुले जी ने इसको क्या बोला है कि ये मात्र एक मुठभेड़ था, जबकि ये मुठभेड़ से बहुत बड़ा था। और एक बार एक कहानी बहुत ही फेमस है इस बारे में। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाली छिपे हुए थे। बाहर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। सिपाही गोली चलाते तथा संथाल तीर चलाते। जब संथालों के पास तीर समाप्त हो गए तो सिपाही उस झोपड़ी में घुसे। उस झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा बचा था। एक सिपाही ने जब उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो वह बूढ़ा संथाल सिपाही पर टूट पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उस सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम समझ सकते हो इस जज्बे को। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम मैं पढ़ देता हूँ कि विद्रोह समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। संथाल के ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया। इनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः मान्यता प्रदान की गई और 37वें अधिनियम के द्वारा 1856 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। इसके अनुसार यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं किया जा सकता संथाल परगने में, समझ रहे हो ना। अब बिरसा मुंडा का आंदोलन है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल में दिया है इसमें बिरसा मुंडा का आंदोलन। जनजातीय विद्रोह में सबसे सुसंगठित क्या माना जाता है? उलगुलान विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते क्योंकि हमने पढ़ लिया है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा जनजाति द्वारा किया गया था। मुंडा जनजाति जो थे छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, उनके द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा का नाम आता है। और मुंडा में एक सामूहिक खेती का प्रचलन था। सामूहिक खेती जो होती है ना, जिसको खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है सामूहिक खेती को? खुटकट्टी व्यवस्था, है ना।
और 19वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि जनजाति अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। निजी भू स्वामित्व, जो अभी मैंने बताया कि जो भू स्वामित्व का नया पद्धति लाया गया, उसी के तहत ये सारे प्रताड़ित थे। उनके भूमि छीन लिए गए, उनके धर्म में हस्तक्षेप किया गया, उनके वन छीन लिए गए उनसे। और इसके तहत क्या हुआ, सरकार द्वारा नियुक्त जागीरदार, ठेकेदार और व्यापारी महाजनों ने सामूहिक खेती की इस परंपरा पर हमला बोल दिया। सरकार की इस नीति के विरोध में मुंडा सरदारों ने लगभग 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 30 वर्षों तक लड़ते रहे कि हम सामूहिक रूप से खेती करते थे। दूसरी तरफ हिंदू पुरोहित, जमींदार जैसे व्यवहार तथा अत्याचारों से त्रस्त होकर मुंडा जनजाति के लोग ईसाई मिशनरी की तरफ आकर्षित हुए। ये जो इनको हीन मानते थे, जो हिंदू धर्म के सो कॉल्ड पंडित लोग होते थे, या जो अपने यहाँ के ज़मींदार होते थे, वो इनको निम्न जाति के मानते थे। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुआ ईसाई धर्म में, वो इसी कारण से हुआ है कि उनको निम्न जाति के वर्ग जो होते हैं, जिनको हमारे समाज में मान्यता नहीं दी जाती है, अक्सर वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं। तो उस समय भी यही चीज़ हुआ था। किंतु कालक्रम के साथ औपनिवेशिक शासक, जमींदार तथा ईसाई मिशनरी एक दूसरे के सहयोग करने लग गए, जिसके कारण मुंडाओं में यूरोपीय लोग, अब ईसाई मिशनरी भी जमींदारों का सहयोग करने लग गए। देख रहे हो ना, मुंडाओं में अब क्या हुआ कि मुंडाओं में, जिसके खिलाफ मुंडों में यूरोपीय लोग, सरकारी अफसर, जमींदार, मिशनरी, इन सब के विरुद्ध विद्रोह आ गया कि ये सब गद्दार हैं, है ना, समझ रहे हो ना। इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 में हुआ, बटाई पर खेती करने वाला एक परिवार में हुआ था, ने विद्रोह का नेतृत्व कर दिया। बिरसा अपनी औषधि और चिकित्सीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, है ना, इसीलिए इनको भगवान बिरसा भी कहा जाता है। बाद में वैष्णव धर्म में इसने स्वीकार कर लिया। पहले ईसाई धर्म के प्रभाव में आ गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। इनको पता चला कि नहीं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद इन्होंने वैष्णव धर्म को फिर से स्वीकार कर लिया। अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। ये दूत इसलिए घोषित किया, देखो क्या होता है, किसी भी समाज को एकजुट करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, रीजन नहीं, तरीके होते हैं। उसमें से एक ये होता है कि खुद को लीडर घोषित कर दो। अब जनजातीय इलाकों में तो लीडर, नेता का नेतृत्व तो कोई नहीं जानेगा, क्योंकि उससे पहले कभी ये नहीं हुआ है। लेकिन देवता, भगवान, ये सब तो हर जगह मिलता है। तो अगर तुमने खुद को बोल दिया कि हम देवता के स्वरूप हैं, देवता के दूत हैं, तो आप पीछे तुम्हारे लोग, हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे। ये एक राजनीतिक चीज़ था जो लोगों को एकजुट करने के लिए बिरसा ने अपनाया था, है ना। इस तरह अब हजारों आदिवासियों का नेता बन गया और जल्द ही यह धार्मिक आंदोलन खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन परिवर्तित हो गया। धार्मिक आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन बना दिया उन्होंने, समझ रहे हो ना, कि हम अपने अधिकार के लिए खड़े हो गए हैं। और इसके बाद क्या है कि अपनी औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीति जो अंग्रेज़ों द्वारा थोपे जा रहे थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया और फिर विद्रोह शुरू हो गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति के शासन स्थापित करने हेतु ठेकेदार, जमींदार, राजाओं, अफसरों और ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह करने की आह्वान कर दिया। और ये हिंसक विद्रोह था, मार दिया जाता था दीकुओं को। दीकू का मतलब पहले ही मैं समझा चुका हूँ, बाहरी कोई भी। उनका कहना था कि कलयुग को समाप्त कर सतयुग की स्थापना करनी है। इस लाइन को जरूर याद रखना। बीपीएससी ने स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तथा दीकुओं के खून से धरती को लाल कर देना है और लाल झंडा होगा, समझ रहे हो ना। जैसा लाल झंडा है उसी तरह जो मुंडा की भूमि है, मुंडा जनजातियों की, उनको खून से लाल कर देना है। कितना हिंसक विद्रोह था ये। बिरसा की अपील पर लगभग 6000 मुंडा तीर कुल्हाड़ी लेके आ गए। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर छापा मारे। अनेक स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। बहुत सारे अंग्रेज़ों को, बाहरी लोगों को, जमींदारों को मारा गया। अब सरकार इस विद्रोह के दमन के लिए तत्पर हो गई। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में उसकी मृत्यु हो गई 1900 ईस्वी में। हालांकि ये आंदोलन अब विफल रहा, किंतु ये औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती पेश कर सका। आंदोलन विफल रहे, लेकिन अंग्रेजों को पता चल जाता था कि इस क्षेत्र में अब कुछ सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के आंदोलन फिर से हो सकते हैं। इसके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 ईस्वी में, इसको जरूर याद रखना, खुटकट्टी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। खुटकट्टी व्यवस्था क्या था मित्रों, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। क्या था? सामूहिक खेती। क्या था खुटकट्टी व्यवस्था? सामूहिक खेती को ही खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने 1903 में एक्ट पारित कर दिया गया। 1903 में, बीपीएससी टफ होने वाला है, रट लो इसको जैसे रटना है। खुटकट्टी व्यवस्था 1903 में उन्होंने पारित कर दी कि हाँ भाई, खुटकट्टी व्यवस्था मान्यता मिल गई, सब लोग करो सामूहिक खेती। तो विद्रोह का एक बड़ा कारण उन्होंने ख़त्म कर दिया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित हुआ। काश्तकारी अधिनियम का मतलब होता है कि वहाँ की ज़मीन पर अब जल्दी किसी और का कब्जा नहीं हो पाएगा, जिसके पश्चात इनके संयुक्त काश्तकारी अधिकारियों को मान्यता दी गई। यह विद्रोह अपने स्वरूप में स्थानीय तथा अस्थानीय मुद्दों से संबंधित होने का, इस आंदोलन का प्रभाव भी क्षेत्रीय स्तर पर ही रहा था।
ओके, तो यही था एक। अब अगला है वहाबी आंदोलन। इसको मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना तथा पाश्चात्य प्रभावों को रोकना। मैंने पहले ही बोला था कि वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस्लाम धर्म में जो पाश्चात्य प्रभाव के कारण कुछ समस्याएं आ गई हैं, जो परिवर्तन हो गया है इस्लाम के मूल स्वरूप में, उसको फिर से अंडू करना और उसको फिर से वापस ले जाना कि हम जैसे थे मूल रूप में वैसे ही रहेंगे। भारत में इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक सैयद अहमद थे। भारत में इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे, जिनका 1786 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्म हुआ था। सैयद अहमद जी का जन्म कब हुआ था? 1786 में रायबरेली में हुआ था। और 1821 में सैयद अहमद पटना आए और यहाँ के सादिकपुर परिवार में उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना और आगे चलकर इसी परिवार ने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था 1821 के आसपास। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद राय बरेलवी मृत्यु के पश्चात विलायत अली और इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। इन सब के नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद रखना है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, है ना। आपको तो सुनना पड़ रहा है, मैं इतने देर तक बोलता रहता हूँ ना कंटिन्यूअस। और ये पूरी बुक अगर मुझे कंप्लीट करवानी है, जो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि 67वीं BPSC री एग्जामिनेशन से पहले करवा दूँ या 68वीं BPSC का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे पहले करवा दूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ओके ना। और बाकी चैनल विजिट करो, चैनल पे अच्छे कंटेंट है यार। BPSC के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। BPSC के लिए जो लोग पढ़ाना शुरू करते हैं उनको पता है कि 4 महीने में उनके चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। मेरा 4 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, इतने ज़्यादा व्यूज़ आए मेरे पहले के वीडियोज़ पर। BPSC एग्ज़ाम के बाद व्यूज़ कम हुए हैं, लेकिन मुझे पता है फिर से आएंगे क्योंकि कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं आपको अच्छा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हालांकि यह आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन था, किंतु मुस्लिम समाज पर पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के क्रम में यह ब्रिटिश विरोधी हो गया था, है ना। ब्रिटिश विरोधी हो गया मुस्लिम पर समाज पर पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के क्रम में। इनका मानना था कि जब तक अंग्रेज शासन भारत बना रहेगा तब तक सुधारों का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अतः इन्होंने ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति का आह्वान कर दिया। इस आंदोलन के केंद्र बने जिसमें एक पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत कहाँ है? अभी जो पाकिस्तान है वो तो हमारा ही भाग था, तो उसका पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत यानी अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, पेशावर का जो इलाका है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है, वो इलाका पश्चिमी सीमांत प्रांत कहलाता, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, है ना। अफगान कबीलों की सहायता से वहाबियों ने सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। दूसरी तरफ पटना को सैनिक तथा आर्थिक केंद्र बनाया। यहाँ से सिताना को सैनिक और आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी। ओके, इस समय वहाबियों को इस सीमांत क्षेत्र में सिखों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया आपको कि वहाबी आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, तो रंजीत सिंह जी के शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह जी जो थे वो सिख संप्रदाय से थे और जो मुस्लिम धर्म में जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसको फिर से स्थापित करने की बात करते थे वहाबी आंदोलन में। इसलिए पहले रंजीत सिंह जी के खिलाफ था, लेकिन डलहौजी ने जब पंजाब का अधिग्रहण कर लिया तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसको आप लोग याद रखना। वहाबी सिताना को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत थे, जबकि अंग्रेज वहाबियों की इस केंद्र को समाप्त करने पर उतारू थे। इसी क्रम में 1852, 58 और 63 में वहाबियों और अंग्रेजों का मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें वहाबी विफल हो गए। ओके, 1836 में अंग्रेजों द्वारा वहाबियों के विरुद्ध किए गए अम्बाला अभियान। कौन सा अभियान? BPSC को अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा पूछेगा कि अम्बाला अभियान जो अंग्रेजों ने संपन्न किए थे वो किन विद्रोहियों के खिलाफ किए थे। ऑप्शन में दे देगा पंजाब के विद्रोही, ऑप्शन फिर दे देगा कि अफगान विद्रोही, ऑप्शन सी दे देगा वहाबी विद्रोही, ऑप्शन डी दे देगा कुछ और, है ना। अब उसमें लोग जैसे ही देखेंगे अम्बाला तो बोलेंगे सिखों के खिलाफ हो सकता है, पंजाबियों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो वहाबियों के खिलाफ था, है ना। अम्बाला में उन्होंने चलाया अपना अभियान। 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके महत्वपूर्ण नेताओं को सश्रम कारावास की सजा दे दी गई। वहाबी आंदोलन का बिहार में राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनचेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश शासन हमारे लिए अच्छा नहीं है, पता है आपको। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसलिए मैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको। यहाँ पर BPSC में ज़्यादा स्कोप नहीं होता हिस्ट्री पढ़ाने के, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ती हैं, उतना डिटेल में पढ़ के भी क्या करना। मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले जब अंग्रेज़ भारत में आए ना, तो भारत के लोगों को वो बताओ मुझे, भारत में अंग्रेज़ों की जनसंख्या 1 लाख या 2 लाख के आसपास थी, 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास थी। क्या भारत की आबादी कितनी थी? लगभग में 50 से 60 करोड़ के आसपास।
50 से 60 करोड़ लोगों में 2% मात्र थे भारतीय जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज भारत में गलत हैं। बाकी अधिकांश जो 90% के आसपास थे, पहले जब तक गांधी जी या 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, या वहावी विद्रोह नहीं हुआ था, या अलग अलग विद्रोह जनजातीय स्तर से उठ के शहरों तक विद्रोह जब तक नहीं पहुंचा था ना, तब तक लोग अक्सर यही मानते थे कि अंग्रेज भारत के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कारण से व्यापार बढ़ता है हमारा, ये गोरे लोग हैं, ये देखने में सुंदर होते हैं, ये श्रेष्ठ जनजाति की भावना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे अविजय है, मतलब अजय हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो ये अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत जो भारत में अंग्रेजों ने स्थापित किया, वो भारत में प्रबल रूप से रहा हमेशा ही, है ना। तो उसको तोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है वहाबी आंदोलन का, 1857 के आंदोलन का, महात्मा गांधी के आंदोलन का। महात्मा गांधी का आंदोलन का मूल रूप जो था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। आज हम यहीं तक करेंगे, 1857 अगले लेक्चर में करूँगा मैं। महात्मा गांधी का आंदोलन का मैं एक मूल रूप समझाता हूँ। जैसे नमक जो विद्रोह है, दांडी जो यात्रा करते हैं, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। नमक बनाने क्यों गए थे गांधी जी? कभी सोचा है क्या? क्या अंदर आयोडीन की कमी हो गई थी क्या गांधी जी को, कि चलो मैं आयोडीन की कमी होगी, मैं तो समुद्र में जा रहा हूँ, नमक बना के खाऊंगा अपने घर के लिए, ऐसा था क्या? नहीं। नमक जो होता है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यूपीएससी इथिक्स में लोग पढ़ते हैं। हर आदमी के थाली का भाग होता है। नमक हटा दो एक दिन के लिए अपने घर से, देखो अपनी हालत क्या होती है। तो इस नमक का यूज किया गांधी जी ने ये बताने के लिए कि हर कोई जो भारत में रह रहा है या भारत में जीवित है, उस इंसान के साथ अंग्रेज़ शोषण कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ नमक पर कर लगा रहे हैं। मात्र एक चीज़ पकड़ने से ये विद्रोह जो भारत का ये आंदोलन है, वो 60 करोड़ लोगों के थाली तक पहुंच गया ये आंदोलन। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेज़ किस तरह के हैं, जो हमारे बेसिक चीज़, गरीब से गरीब आदमी में नमक रोटी खा के जीता है, उस पर भी कर लगा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा प्राउड होना पड़ेगा। तो वहाबियों का ये योगदान था। अगले लेक्चर हम 1857 से शुरू करेंगे मित्रों। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना यार वीडियो को, है ना। और थैंक यू सो मच, शेयर करना वीडियो को। थैंक यू गाइस।